मेरा एक इकलौता बेटा था जिसकी उम्र 17 साल थी। हमारे परिवार में जितने भी बच्चे थे उनमें राहुल सबसे छोटा था। परिवार के सभी बच्चों की शादी हो चुकी थी। एक दिन हम एक शादी से आ रहे थे, तब अचानक राहुल मुझसे कहने लगा, माँ मेरी शादी करवा दो। मैं चौंक गई कि मेरा बेटा आज अचानक शादी की बात क्यों कर रहा है। मैंने उसे कहा, बेटा तुम अभी छोटे हो, शादी करने के लिए पहले बड़े तो हो जाओ। तब बेटा बोला, लेकिन माँ मैं बड़ा हो गया हूँ। मैंने कहा, मैंने तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। वह कहने लगा, नहीं माँ, पढ़ाई करके मुझे क्या करना है, आगे जाकर मुझे तो पापा का कारोबार ही संभालना है। मैंने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि तुम इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकते हो, अभी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं हुई है। तब वह जिद करने लगा कि कुछ भी हो, बस अब मेरी शादी करवा दो। मैं उसे वक्ती तौर के लिए उसे हाँ कर दी और कहा, ठीक है, इस बारे में विचार करेंगे। परिवार में इतने भाई बहन थे, पर राहुल की किसी के भी साथ बनती नहीं थी और ना तो उसका कोई ज्यादा दोस्त थे। सिर्फ एक ही दोस्त था जो हमारी ही मोहल्ले में रहता था। उसका नाम सुमित था। उसका परिवार बहुत अमीर था, शहर के जाने माने अमीर लोगों में से था उसका परिवार। एक दिन मुझे ख्याल आया कि उसके इस दोस्त को ही पूछ लेती हूँ, पता तो चले कि राहुल पर शादी का भूत क्यों सवार हुआ है, शायद उसे कुछ पता हो। और मैं सुमित के घर चली गई। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि बात शुरू कैसे करूं। मैं सुमित से कहा, बेटा तू राहुल का सबसे अच्छा दोस्त है और उस उम्र में भी 3 साल बड़ा है, तो तू उसका ख्याल रखना। मेरी यह बात सुनकर वह कहने लगा, आंटी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। मैंने उसे कहा कि राहुल आजकल फिर शादी की बात करता रहता है, रोज एक ही जिद करने लगा है कि मेरी शादी करवा दो। तब सुमित बोल, आंटी मैं भी आपको यही बताना चाहता था कि आजकल वह मोबाइल में भी शादी के गाने और वीडियो ही देखता रहता है और उसके फोन में सिर्फ दुल्हन के ही फोटो और वीडियो भरे पड़े हैं। सुमित की बातें सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। सुमित ने फिर बताया कि राहुल मुझे कहता था कि मैं अपने माँ पापा को मेरी शादी के लिए मना लूंगा, उनसे कहूंगा कि इसी साल मेरी शादी करवा दो, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा। सुमित बोलता रहा और मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी कि कहीं मेरा बेटा कोई गलत कदम ना उठा ले। बहुत सोचने के बाद मैं अपने पति से बेटे की शादी के बारे में बात की। क्या करते माँ जो थी, अपने बेटे के लिए डर गई थी। मैंने उनसे कहा, सुनो जी, मुझे लगता है अब हमें अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेरे पति भी चौंक गए, कहने लगे, क्या बेटे की शादी, वह भी इस उम्र में, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना। इस उम्र में कौन अपनी बेटी की शादी इससे करेगा। सबसे पहले तो उसकी आमदनी पूछेंगे, तब क्या जवाब देंगे हम। मैंने कहा, बता देंगे कि घर का कारोबार ही संभालता है। मेरे पति ने गुस्से से कहा, ठीक है, जो मर्जी आए वह करो, वैसे भी सुनता कौन है। मेरे यहाँ पति से बात करने के बाद मैंने अपनी सहेली से कहा कि मुझे राहुल की शादी के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश है। वह भी चौंक गई और कहा कि शादी, वह भी इतनी छोटी उम्र में, क्या सोचकर उसकी शादी करवा रही है। मैंने उसे कहा, बस मुझे अपने बेटे की शादी करनी है, एक अच्छी सी लड़की ढूंढ कर दे। उसने कहा, ठीक है, लड़की तो मिल जाएगी, लेकिन तुझे उसे संभालना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आज तेरा बेटा शादी की जिद कर रहा है और कल वह तलाक के लिए जिद करे। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि तू टेंशन मत ले, वह सारी जिम्मेदारी मेरी, तू बस लड़की तलाश कर। और फिर उसने एक लड़की दिखाई, उसका नाम आरती था। आरती देखने में बहुत सुंदर थी। मैंने अपने बेटे की बड़ी धूमधाम से आरती के साथ शादी करवा दी। शादी के दूसरे ही दिन सुबह के 4 बजे मेरे बेटे ने मुझे उठाया और कहा कि माँ जरा आरती को देखो ना। मैंने उसे कहा कि मैं कुछ समझी नहीं। तब उसने बताया कि आरती की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैंने उसे समझाया कि आज तुम दोनों की शादी हुई है तो थक गई होगी। तब बेटा घबराते हुए बोला, चलो ना माँ, आरती मर जाएगी, उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो चुकी है, उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। मैं भागती हुई आरती के कमरे में गई और पूछा, बेटा क्या हुआ है तुझे। लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोली, बस चुपचाप बेजान सी पड़ी रही। मैं अपने पति के पास गई और उनसे कहा कि आरती की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उसे अस्पताल में जाना पड़ेगा। मेरे पति ने गुस्से में मुझे कहा, हाँ तो ले जाना, मैंने पहले ही कहा था कि शादी भले ही करवा लो, लेकिन उसके बाद की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मैंने उनसे कहा, वह बहू है, अब हमारी कुछ तो रहम करो। पति ने गुस्से से कहा, ठीक है चलो। फिर मैं आरती को अपनी डॉक्टर सहेली के पास ले गई। तब डॉक्टर ने आरती को चेक करके मुझे बताया कि मैं उसे दवा दे दी है
तेरी बहू की तबीयत अब थोड़ी ठीक है, लेकिन आजकल की यह मर्द भी ना सारी हद पार कर जाते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी न करने का कर देते हैं। मैं कुछ हद तक उनकी बात समझ गई थी। फिर उन्होंने कहा, आपका बेटा कहाँ है? मैंने उनको जवाब दिया कि वह बाहर बैठा है। वह तो अभी 17 साल का ही है। तब मेरी सहेली मुझे हैरान नजरों से देखने लगी और बोली, क्या सोचकर इस उम्र में शादी करवा दी? मैंने अपनी सहेली को कहा, मैं मजबूर थी। अगर हम शादी नहीं कर पाए तो बेटे ने कहा था कि वह आत्महत्या कर लेगा। हम डर गए थे, इसलिए शादी करवा दी। फिर मैंने सारी हकीकत उसे बता दी। मेरी सहेली ने मेरी मजबूरी को समझा और कहा, कोई बात नहीं, अब मैं कुछ दवाएं लिख कर दे रही हूँ, अब ध्यान रखना और आराम करना। मैं अपनी बहू को घर ले आई और उसे आराम करने को कहा। एक दिन ऐसे ही गुजर गया। दूसरे दिन नाश्ता करते वक्त कुछ भी बोल नहीं रही थी। मुझे लगा नया घर है, इसलिए झिझक महसूस होती होगी, और फिर अपने पति से कहा कि अब आप बेटे को समझा देना, ऐसी बातें आप समझाएंगे तो असर पड़ेगा। पति ने कहा, ठीक है। फिर एक दिन अचानक बेटा और बहू दोनों सुबह घर से बाहर जा रहे थे। मैं आरती से पूछा, बेटा इतनी सुबह सुबह तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तब आरती की जगह बेटे ने जवाब दिया, माँ हम मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, अभी से आदत हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा, अच्छा है जाओ। फिर मैंने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन वह दोनों तो दोपहर में घर आए। मैंने पूछा, मॉर्निंग वॉक के लिए इतना वक्त कैसे लगता है? तब उन दोनों ने बात टाल दी और कुछ भी नहीं बताया। मैंने भी उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद मेरा बेटा भी परेशान लग रहा था। मैं सुमित से पूछा कि क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? तब उसने ना में जवाब देते हुए कहा कि उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया है, और वैसे भी उसकी शादी के बाद तो मुझसे बात भी नहीं हुई है। फिर एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं अपनी इसी डॉक्टर सहेली के पास गई, जहां मैं आरती को ले गई थी। उसने मुझे कहा, उम्र के साथ साथ यह सब होना नॉर्मल है, ऐसे दर्द होते रहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। और फिर उसने मुझे आरती की तबीयत के बारे में पूछा कि उसकी तबीयत ठीक है ना। मैंने उनसे कहा, हाँ तबीयत अब ठीक है। दोनों पति पत्नी अब तो मॉर्निंग वॉक पर भी जाने लगे हैं। तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि उसका ध्यान रखना, वरना वह उठने लायक भी नहीं रहेगी। मैं अपनी सहेली की बात सुनकर डर गई। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कह रही हैं? ऐसा क्या हुआ है मेरी बहू को? तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी बहू एक बार फिर यहाँ आई थी, पर उसने आपको ये बताने से मना किया था, लेकिन घर में आप बड़ी हो इसलिए आपको ये बता रही हूँ। मैं घर पहुँची तब आरती अकेली बैठी हुई थी। मैंने उसे कहा, बेटा कोई परेशानी है तो मुझे बता दे, जो भी हुआ है कुछ भी मत छुपा। पर आरती एक शब्द भी नहीं बोली। पता नहीं क्या चल रहा था उसकी जिंदगी में कि वह इतनी खामोश हो गई थी। मुझे अब आरती की फिक्र होने लगी थी। मैंने मेरी डॉक्टर सहेली को घर पर बुलाया। उन्होंने आकर आरती की टेस्ट के और कुछ जरूरी सैंपल लिए। अब मैं रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही थी। जब रिपोर्ट आया तो मेरी आंखें फटी रह गई। मेरी डॉक्टर सहेली ने मुझे बताया कि आरती की हालत का जिम्मेदार मेरा बेटा नहीं, बल्कि कोई और ही है। मैं तो सच में पड़ गई थी कि अगर आरती की जिंदगी में कोई और इंसान है तो मेरा बेटा उसका साथ क्यों दे रहा है। फिर मैं अपने बेटे से पूछा कि देख बेटा, मुझे अब सब पता चल गया है, अब तू मुझे बात की बात क्या है, वरना मुझे तेरे पापा को सब कुछ बताना पड़ेगा। मेरा बेटा छोटे बच्चों की तरह मेरे गले से लगकर रोने लगा, और उसने जो बताया उसे सुनकर तो मेरा सिर चकरा गया। मेरे बेटे ने मुझे बताया कि माँ, मैं तो कभी भी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता था, पर मैं मजबूर था। ये सब मैं सुमित के कहने पर किया है। मैं सच में नहीं जानता था कि वह मुझसे क्या करवाना चाहता है। मैं परेशान हो चुका था सुमित की हरकतों से। मैं जब छोटा था तब से वह मेरा इस्तेमाल करता आ रहा है। उसने मेरी जिंदगी नरक बना कर रखी थी। उसने ही मुझे कहा था कि अगर तू अपने माँ और पापा को तेरी शादी करने के लिए मना लेगा तो तू आजाद हो जाएगा। मैं कैसे भी करके उसे आजाद होना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी आजादी की कीमत आरती को चुकानी पड़ेगी। माँ, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ही आज आरती की यह हालत है। मेरे बेटे की बात सुनकर मेरे रुए से खड़े हो गए थे। मेरा बेटा और बहू कितना कुछ सहते रहे और हम उनको ही दोष देते रहे। अब तो मुझे सुमित पर गुस्सा आ रहा था। जी करता था कि सामने आ जाए तो गोली से उड़ा दो। फिर मैंने सारी हकीकत अपने पति को बताई कि कैसे हमारे बहू और बेटे का इस्तेमाल किया गया है। मेरे पति राहुल से बहुत प्यार करते थे, बस नाराज तो हो उसकी शादी की जिद पर थी।
अपने बेटे और बहू के साथ हुआ शोषण वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो तुरंत ही बेटे और बहू को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां उन्होंने सुमित के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई और उसे सजा हो गई, लेकिन उस रईस की औलाद को पैसे के दम पर रिहा कर दिया गया। पर हमें हार नहीं मानी, गुनहगार को सजा तो दिलानी ही थी। हमने सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कराया। अब उम्मीद है कि मेरे बेटे और बहू को न्याय जरूर मिलेगा। राहुल ने आरती से माफी मांगी, पर आरती के लिए उसे माफ करना आसान नहीं था। आखिर वह अपनी जगह ठीक ही थी। जो भी उसे कहना पड़ा, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं तो मेरा बेटा भी था। सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं, कहीं ना कहीं मैं भी आरती की इस हालत की जिम्मेदार थी। हमने आरती और राहुल के रिश्ते को ठीक होने के लिए वक्त देना उचित समझा। मैं भी अपनी बहू से माफी मांगते हुए कहा, जो भी हुआ उसे भूलना आसान नहीं है, पर अगर जिंदगी में आगे बढ़ाना है तो अतीत को भूलना ही बेहतर होगा। तब आरती पहली बार मेरे गले लगा कर रोने लगी। मैंने उसे समझाया कि बेटा, तू अब इस घर की इज्जत है और हमारी जिम्मेदारी भी। तुझे कभी कोई भी तकलीफ होती है तो तुम सबसे पहले आकर अपनी इस माँ को बताना। जुल्म करने वाला अगर गुनहगार है तो जुल्म सहने वाला उससे भी बड़ा गुनहगार कहलाता है। ये सीख तो मैं अपनी बहू को दे दी, लेकिन उसके जख्मों को भरने का मेरे पास सिर्फ एक ही इलाज था। मेरी बहू और बेटा दोनों ही शादी के लायक नहीं हुए थे। जब उनकी शादी हुई थी तभी तो उनके पढ़ने लिखने की उम्र थी। जो गलती मुझसे हुई थी उसे ठीक भी मुझे ही करना था। जब तक राहुल और आरती के रिश्ते में सुधार नहीं आ जाता, तब तक के लिए मैं राहुल को दूसरे शहर भेज दिया, आगे की पढ़ाई के लिए, और आरती की पढ़ाई अपने ही शहर में जारी रखवाई, ताकि मैं खुद उसकी देखभाल कर सकूं। आरती अब इतनी बहादुर बन चुकी थी कि अब वह किसी से नहीं डरती थी। आखिर आईपीएस जो बन चुकी थी मेरी बेटी, और वहाँ मेरा बेटा एक बहुत बड़ा वकील बन चुका था। आखिरकार आरती ने राहुल को तब माफ किया जब उसने इंसाफ दिलवाया और सुमित को मैं कैद की सजा सुनाई गई। आज बड़ी मुश्किलों के बाद घर में खुशियों ने दस्तक दी है, क्योंकि आज हमारे घर नन्ही सी आरती का आगमन हुआ है। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हम किसी की नजर ना लगे, मेरे बच्चों की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। इस कहानी से यही सीखने मिलता है कि आज के इस कलयुग में जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियों का ही शोषण होता है। हम अखबार में ऐसी कहानी किस्से पढ़ते हैं जिसमें लड़कों का भी बचपन से ही शोषण होता आया हो। आज के दौर में लड़का हो या लड़की, उन्हें बहादुर बनाएं ताकि वह अपनी सुरक्षा खुद कर सके। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।